एक 8वीं क्लास का लड़का रामकृष्ण सिर्फ इसलिए अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़ देता है क्योंकि उसको लगता है कि ये विदेशी पढ़ाई उसे गुलाम बना देगी। उसे स्वदेशी पढ़ाई करनी थी, इसलिए वह घर छोड़कर भाग जाता है और वैदिक शिक्षा ग्रहण करता है, योग सीखता है और फिर योग सिखाता है और बन जाता है बाबा रामदेव। उसका सफ़र यहीं नहीं रुकता। स्वदेशी की भावना देश में जगाने के लिए वह FMCG प्रोडक्ट लेकर आता है और मार्केट में बैठे 50 से 70 साल पुरानी कंपनीज को खुली चुनौती दे देता है। अपने दोस्त के साथ मिलकर पतंजलि आयुर्वेद को 10,000 करोड़ टर्नओवर करने वाली कंपनी बनाता है। फिर होता है कंट्रोवर्सी, लगते हैं कई आरोप, टर्नओवर नीचे गिरता है फिर उठता है और पतंजलि ग्रुप बन जाता है 45,000 करोड़ ईयरली टर्नओवर करने वाली कंपनी। नेक्स्ट माइलस्टोन रखा जाता है पतंजलि ग्रुप को 1 लाख करोड़ की टर्नओवर तक पहुंचाने की। आइए इस वीडियो में समझते हैं बाबा रामदेव ने कैसे क्रिएट किया इतना बड़ा साम्राज्य। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ चलें पतंजलि के इस सफर में। साल 1965 में हरियाणा के महेंद्रगढ़ जनपद स्थित अली सैयदपुर नामक गांव में एक गरीब किसान राम निवास यादव और गुलाबो देवी के घर रामदेव का जन्म होता है। एक्चुअली इसका वास्तविक नाम रामकृष्ण है। 3 भाई और 1 बहन के परिवार में रामकृष्ण दूसरे नंबर के हैं। रामकृष्ण को बहुत छोटी उम्र में लकवा मार गया था, जिसके कारण उसकी एक आंख पर इसका बुरा असर पड़ा। एक्चुअली रामकृष्ण की मां चाहती थी कि उनका इलाज मॉडर्न तरीके से किया जाए, लेकिन उनकी दादी अंधविश्वास को फॉलो करती थी। उनका मानना था कि ये जो भी हुआ है रामकृष्ण के साथ, ये किसी माता का प्रकोप है। रामकृष्ण को स्कूल में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गरीबी के कारण वे सेकेंड हैंड बुक्स खरीदते थे। बुक्स को हमेशा क्लीन रखा करते थे ताकि पढ़ाई के बाद उसे सही कीमत पर बेचा जा सके। बताया जाता है कि रामकृष्ण जब छोटे थे तब उनके गांव में कुछ आर्य समाज के लोग आए थे। कुछ दिन उनके सानिध्य में रहकर रामकृष्ण का मन योग और वैदिक शिक्षा की ओर झुकने लगा था। हालांकि वे क्लास में टॉप करते थे, लेकिन उनकी अपनी स्कूली पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उनका मानना था कि हमारी स्कूली शिक्षा का सिलेबस वेस्टर्न कल्चर को श्रेष्ठ बताने वाली है, जो हमें हमेशा गुलाम बनाए रखने की कोशिश करती है। उन्हें अपना स्कूल पसंद नहीं था, इसलिए वे 8वीं क्लास पढ़ाई करने के बाद घर छोड़कर भाग गए और कई गुरुकुल में एडमिशन के लिए पहुंचे, लेकिन कहीं भी एडमिशन नहीं मिल सका। अंत में वे हरियाणा के खानपुर अर्स गुरुकुल में पहुंचे, जो कि आर्य समाज का एजुकेशन सेंटर है। अर्स गुरुकुल में उन्होंने अपना नाम रामकृष्ण से बदलकर रामदेव लिखवाया ताकि उनके घर वाले उन तक ना पहुंच सकें। लेकिन एक दिन रामकृष्ण के पिता उनको खोजते हुए गुरुकुल पहुंच गए और उन्हें घर वापस चलने को कहा, लेकिन रामकृष्ण ने मना कर दिया। कुछ महीने बाद एक लड़का गुरुकुल आया, बालकृष्ण। एक्चुअली बालकृष्ण नेपाल से थे, लेकिन उनके पिता जय बल्लभ काम के लिए भारत आए थे और उत्तराखंड के हरिद्वार में चौकीदार के रूप में काम करते थे। कुछ ही दिनों में रामदेव और बालकृष्ण अच्छे मित्र बन गए। मैं यहाँ रामकृष्ण को रामदेव कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अपना नाम बदल लिया है। जब स्कूल की शिक्षा खत्म हुई तो रामदेव योग अभ्यास के लिए हिमाचल चले गए, जबकि बालकृष्ण आचार्य करमवीर के सानिध्य में आयुर्वेद को गहराई से समझते रहे। 3 साल बाद 1993 में जब रामदेव हरिद्वार आए तो सबसे पहले बालकृष्ण से मिले और उनके थ्रू आचार्य करमवीर से मिलने का मौका मिला। इन तीनों ने मिलकर योग और आयुर्वेद को प्रचार करना स्टार्ट किया, लेकिन इनके पास एक प्रॉपर जगह नहीं थी जहां ये लोगों को योग सिखा सकें और आयुर्वेदिक उपचार कर सकें। इसलिए ये घूम घूम कर योग सिखाते और फ्री में आयुर्वेदिक उपचार किया करते। हरिद्वार के कृपालु आश्रम के प्रमुख आचार्य शंकरदेव से रामदेव ने सन्यासी की शिक्षा ली, जिससे उनका नाम अब स्वामी रामदेव हो गया।
इसी आश्रम में स्वामी रामदेव, बालकृष्ण और करमवीर ने 10 नवंबर 1994 को एक चैरिटेबल ट्रस्ट दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। यहाँ पर अब वे योग कैंप लगाने लगे और आयुर्वेदिक पद्धति से लोगों का ट्रीटमेंट करने लगे। बाबा रामदेव और करमवीर ने सरकारी अधिकारियों के लिए एक योग कैंप आयोजित किया, जिसमें जिले के एसपी से लेकर कलेक्टर तक उपस्थित थे। इस टेक्निक से बाबा रामदेव का अधिकारियों के साथ कनेक्शन बन गया। जहां बाबा रामदेव योग में व्यस्त थे, वहीं आचार्य बालकृष्ण आश्रम में एक आयुर्वेदिक क्लिनिक ओपन करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। साल 1995 में आचार्य बालकृष्ण अपने एक मित्र स्वामी योगानंद, जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, के साथ मिलकर दिव्य फार्मेसी खोलने में सफल हो जाते हैं और आयुर्वेदिक दवाएं बनाने लगते हैं। कुछ ही दिनों में आचार्य बालकृष्ण आश्रम में आयुर्वेदिक क्लिनिक खोलने में भी सफल हो जाते हैं। अब आश्रम में जो लोग योग करने आते, उन्हें फ्री में आयुर्वेद कंसल्टेंसी कराने का सलाह दिया जाता। जहां मेडिकल कंसल्टेशन फ्री था, लेकिन मरीजों को दवाइयों के लिए पैसे देने होते थे। इस फ्री मॉडल के कारण लोगों में दिव्य फार्मेसी का क्रेज बढ़ने लगा। सभी लोग फ्री चेकअप के लिए दिव्य फार्मेसी आने लगे। लेकिन बाबा रामदेव को प्रसिद्धि तब मिली जब वे आस्था चैनल पर दिखे। साल 2000 में जब पूरा भारत सास बहू का सीरियल देखना पसंद करता था, तो बाबा रामदेव आस्था चैनल में योग सिखाते दिखते। इससे पहले कोई भी इतने बड़े लेवल पर योग नहीं सिखाता था। टीवी में आने से पहले जहां बाबा रामदेव के योग शिविर में 100-150 लोग रहते थे, अब 5000 से 10,000 लोग आने लगे थे। आस्था चैनल के सफलता को देखकर दूसरे चैनल भी बाबा रामदेव को प्रसारित करना चाहते थे। बाबा रामदेव का एक शो सुबह सुबह संस्कार चैनल पर भी आने लगा, जिससे बाबा की लोकप्रियता और बढ़ने लगी। लोग सुबह जल्दी उठ जाते और टीवी के सामने बैठकर बाबा रामदेव के साथ योग किया करते। बाबा रामदेव के पॉपुलर होने से उनके ट्रस्ट को भी फायदा होने लगा था। अब लोग देश के कोने कोने से उनके आश्रम में आने लगे थे, जिससे दिव्य फार्मेसी के दवाइयों की सेल्स भी हाई होने लगी। जैसे जैसे रामदेव की लोकप्रियता बढ़ी, वे फ्री योग के साथ साथ प्रीमियम योग सर्विस स्टार्ट कर दिए, जिससे उनके सह संस्थापक करमवीर को आपत्ति थी। दोनों में अनबन हो गई और रिश्ते बिगड़ने लगे। साल 2006 में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने मिलकर एक नई पारी की शुरुआत करी। उन्होंने एक नई कंपनी पतंजलि आयुर्वेद की नींव रखी। कहा जाता है कि बाबा रामदेव को मौके को पहचानने में महारत हासिल है, इसलिए वे अपनी लोकप्रियता और बालकृष्ण के आयुर्वेद नॉलेज को यूटिलाइज करके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने लगे। वहीं 2006 में बाबा रामदेव को बारिश के कारण उत्तर प्रदेश के किसानों का आंवला बहुत सस्ते कीमत में मिल गया, जिसका उन्होंने जूस बनाकर मार्केट में प्रचार किया और खूब आंवला जूस बेचा। साल 2007 में उनको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला जिसने पतंजलि और बाबा रामदेव की किस्मत बदल दी। उस समय आस्था चैनल फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, जिसे बाबा रामदेव ने खरीद लिया। आस्था चैनल की वजह से योग और आयुर्वेद का खूब प्रचार प्रसार हुआ। साथ ही साथ पूरे भारत में कई पतंजलि आरोग्य केंद्र खोले गए। इस सब का इम्पैक्ट ये हुआ कि 2006 में खुली कंपनी 2012 में 300 करोड़ टर्नओवर कर लेती है और 2015 में 2000 करोड़ का टर्नओवर कर लेती है। इस बीच बाबा रामदेव भारत के भ्रष्टाचार और स्विस बैंक के 400 लाख करोड़ के काला धन को स्वदेश लाने की मांग करते हुए 1 लाख किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करते हैं। 27 फरवरी 2011 को रामलीला मैदान में जब बाबा ने जनसभा को संबोधित किया था, तो उस जनसभा में स्वामी अग्निवेश के साथ अन्ना हजारे भी सपोर्ट करने पहुंचे थे। दिल्ली के जंतर मंतर में 5 अप्रैल 2011 से अन्ना हजारे ने सत्याग्रह के साथ आमरण अनशन की घोषणा की, जिसमें एक दिन के लिए बाबा रामदेव भी शामिल हुए थे। इसके बाद बाबा रामदेव ने 4 जून 2011 से दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन के साथ साथ सत्याग्रह की घोषणा कर दी। 4 जून 2011 को मॉर्निंग 7 बजे सत्याग्रह प्रारंभ हुआ।
उसी रात जब बाबा रामदेव पंडाल में बने विशालकाय मंच पर सो रहे थे, तभी उनको भयंकर चीख पुकार सुनाई पड़ी। चीख पुकार सुनकर वे मंच पर खड़े हो गए। कुछ सहयोगियों के कहने पर वे मंच से नीचे कूदे और भीड़ में घुस गए। बताया जाता है कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनकी मौत भी हो सकती थी। 5 जून 2011 सुबह 10 बजे तक बाबा रामदेव को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका था। बाबा रामदेव ने दोपहर में हरिद्वार से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बचकर निकलने की पूरी कहानी सुनाई। इन सब कारणों से बाबा रामदेव अब सिर्फ योग गुरु नहीं थे, बल्कि एक क्रांतिकारी स्वदेशी प्रचारक भी बन चुके थे। उन्होंने 2016 में FMCG मार्केट में इंटर किया, जहां ऑलरेडी 40-50 साल पुरानी कंपनीज राज कर रही थी। नेस्ले का पंछी उड़ने वाला है, कोलगेट का गेट बंद होने वाला है, और PNG का जो है पेंटिन भी, उसकी भी पेंट खराब होने वाली है। ये 3 कंपनियों का तो शीर्षासन बहुत जल्दी हो जाएगा। यूनिलीवर का लीवर बैठने में 2-1 साल का समय लगेगा। बाबा रामदेव ने पतंजलि आयुर्वेद को एक स्वदेशी और केमिकल फ्री ब्रांड के रूप में प्रमोट करना स्टार्ट किया और 2015 में 2000 करोड़ टर्नओवर करने वाली कंपनी FMCG में आते ही 2018 में 10,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, जिसमें पतंजलि का दंत कांति एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट साबित होता है, जो 2024 में 1323 करोड़ का टर्नओवर जनरेट करती है। आज दंत कांति का मार्केट शेयर 9.5% का है। साल 2019 में एक बड़ी कंपनी रुचि सोया जो बैंकक्रप्ट हो जाती है, बाबा रामदेव ने इस मौके का भी फायदा उठाया और पतंजलि ने 4,350 करोड़ में रुचि सोया को खरीद लिया और बाद में इसका नाम पतंजलि फूड्स कर दिया। NCLT has approved Patanjali's 4,325 crore bid for Ruchi Soya. रुचि सोया को खरीदते ही पतंजलि को रुचि सोया का पूरा साम्राज्य मिल गया, जिसमें 100 सेल डिपो, 4700 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 4600 मॉडर्न रिटेल स्टोर्स और 4,50,000 से ज्यादा रिटेलर का सपोर्ट शामिल है। अब तक पतंजलि जो फूड्स आइटम एंड पर्सनल केयर पतंजलि आयुर्वेद के नाम से बेचा करती थी, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो पतंजलि फूड्स में शिफ्ट कर दिया जाता है और इसका परिणाम ये होता है कि 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में पतंजलि फूड्स का टर्नओवर 32,000 करोड़ पार कर जाता है, जिसमें 23,000 करोड़ तो सिर्फ रुचि सोया के पोर्टफोलियो से आता है और इस तरह से पतंजलि ग्रुप का टर्नओवर 45,000 करोड़ पार कर जाता है। आज मुझे कहते हुए फक्र है कि हम पतंजलि का ग्रुप टर्नओवर लगभग 45,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। पतंजलि की शुरुआत योग सिखाने और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाने से हुई थी। बाबा रामदेव ने रिसेंटली एक नया ब्रांड परिधान लॉन्च किया है, जहां जूते, चप्पल, कपड़े सब मिलते हैं। अब तक की बाबा रामदेव और पतंजलि के बारे में जानने के बाद आपको अगर ये लगता है कि सब आसानी से हो गया है बिना किसी कंट्रोवर्सी के, तो ये बात भी जानना बहुत जरूरी है। जून 2020 में पतंजलि ने कोरोनिल लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कोविड-19 के लिए एक आयुर्वेदिक उपचार प्रदान किया गया है। कोरोनिल लॉन्च होने के बाद आयुष के केंद्रीय मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बाबा रामदेव से कोविड-19 के इलाज के रूप में दवा का विज्ञापन बंद करने को कहा। एक्चुअली कोरोनिल पर बहुत कंट्रोवर्सी हुआ। लॉन्च के एक दिन बाद सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी द्वारा बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ बड़ी संख्या में लोगों को गुमराह करने और लोगों के जान जोखिम में डालने के लिए एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई। इसके साथ साथ महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जून 2020 में कोरोनिल दवा पर रोक लगाने की घोषणा कर दी। खैर, आयुष मंत्रालय से कोरोनिल को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बेचे जाने की अनुमति मिल गई और पतंजलि ने कोरोनिल से 250 करोड़ का टर्नओवर जनरेट किया। योग को जन जन तक पहुंचाने में बाबा रामदेव का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत और विदेशों में उनके योग शिविरों में आम लोगों सहित कई बड़ी बड़ी हस्तियां भी भाग ले चुकी हैं।
बाबा रामदेव से योग सीखने वालों में एक्टर अमिताभ बच्चन और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का नाम उल्लेखनीय है। आज पतंजलि योगपीठ की शाखाएं ब्रिटेन, अमेरिका, नेपाल, कनाडा और मॉरिशस में हैं। बाबा रामदेव सालों तक रोज लाखों लोगों को योग सिखाते रहे, जिससे उनका एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस क्रिएट हुआ जो उन पर ट्रस्ट करता था। बाबा रामदेव ने इस फैन बेस और ट्रस्ट को यूज करके पतंजलि के प्रोडक्ट्स बेचे। लोगों को भरोसा है कि बाबा रामदेव अपने अनुयायियों और इंडियंस को फेक प्रोडक्ट नहीं देंगे। साथ ही पतंजलि के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल दूसरे प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में सस्ते हैं, जिसका कारण है कि पतंजलि अपने लिए रॉ मटेरियल्स डायरेक्ट किसानों से लेता है। एक्चुअली में बाबा रामदेव एक अक्लमंद बिजनेसमैन है। उन्हें जब भी मौका मिलता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का, वे रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते। याद है आपको मार्च 2014 में जब मैगी बैन हुआ था? मैगी के बैन होने के सिर्फ 4 महीने बाद ही पतंजलि ने अपना आटा नूडल्स लॉन्च कर दिए थे। फ्री में योग सिखाने वाले बाबा रामदेव का पतंजलि ग्रुप आज 45,000 करोड़ का टर्नओवर जनरेट कर रही है और टारगेट रखा गया है हर साल 1 लाख करोड़ का टर्नओवर जनरेट करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या बाबा रामदेव विदेशी कंपनियों को टक्कर दे पाएंगे और क्या वे 1 लाख करोड़ का टर्नओवर कभी जनरेट कर पाएंगे? बाबा रामदेव जो काम कर रहे हैं, क्या वो देश हित में है या सिर्फ वे अपने हित के बारे में सोचते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि ये डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में एक और इंस्पिरेशन के साथ। जय हिंद।